हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स आफ्टर अ ईद ब्रेक। और जिसने भी ईद सेलिब्रेट की है उन सबको पिच रिपोर्ट्स की जानिब से तहे दिल से ईद मुबारक। अल्लाह आप सबकी कुर्बानियां कबूल करे। बहुत अच्छा टाइम आपने गुजारा हो ईद पे अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ। एंड जिसने कुर्बानी नहीं की है अल्लाह ताला उसको अगले साल कुर्बानी की इस्तिताअत और तौफीक दोनों नसीब करे। बैक टू द टॉपिक आते हैं। आज बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट ओडीआई जो कि कल रावलपिंडी के अंदर खेला जाना है। ऑब्वियसली हम सबको पता है 3 गेम्स की ओडीआई सीरीज है जो कि 2 मैचेस लाहौर के अंदर एंड एक रावलपिंडी के अंदर स्केड्यूल्ड है। पहला गेम रावलपिंडी की तपती गर्मी में खेलने वाली है ऑस्ट्रेलियन टीम। और आपको पाकिस्तान का हाल पता है इस ईद पे, और ये जो पिछला 1 से 1.5 महीना गुजरा है तबाहकुन गर्मी पड़ रही है। और आप समझें कि बाहर अगर आप निकल जाएं दोपहर में वो तो आप मतलब काम करने के काबिल रहते नहीं है फिर कुछ। सो इतनी गर्मी पड़ रही है, तकरीबन 40-45 फील्स लाइक रहता है कराची के अंदर। इवन लाहौर के अंदर भी सेम कहानी होगी, आई एम प्रीटी श्योर। रावलपिंडी के अंदर भी कमोबेश सेम कहानी होगी। आज मैं वेदर देख रहा था मैच के रिलेटेड ही, तो यही बता रहा था वेदर के 40 डिग्री 45 डिग्री फील्स लाइक रहता है इन रावलपिंडी इन द डेज कमिंग एज वेल एज अभी वाले दिनों में भी। सो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के लिए वहां पे एडजस्ट करना, इस खतरनाक गर्मी के अंदर एडजस्ट करके मैच खेलना, दैट विल बी अ चैलेंज एज वेल। एंड आपको पता है कि ये मैच जो है ये 4 बजे स्टार्ट हो रहा है ऑस्ट्रेलिया ने रिक्वेस्ट करके, क्योंकि नॉर्मली आप अगर ओडीआई गेम्स देखें तो वो स्टार्ट होते हैं 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे। लेकिन वो जो गर्मी पड़ रही है उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने रिक्वेस्ट करके इसको 4 बजे स्टार्ट करवाया है। इनिशियल रिक्वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की हमेशा ये होती है कि हम लोग नाइट ओडीआई खेल लें किसी तरीके से, बट उस नाइट ओडीआई के अंदर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा आ जाती हैं। क्योंकि अगर आप 6 बजे एक ओडीआई का गेम शुरू करो शाम में, तो एक ओडीआई खत्म करने में कमोबेश आपको टोटल 8 घंटे लग जाते हैं। यानी अगर आप 6 बजे से शुरू करो तो रात के 2:30-3 बजे तक आपका एक ओडीआई मैच चला जाएगा, प्रेजेंटेशंस एंड ब्रेक्स वगैरह इस सबको इंक्लूड करके। सो वो एक तरीके से पॉसिबिलिटी बन नहीं रही थी। सो पाकिस्तान ने 4 बजे इसको शुरू करने का फैसला किया है। एंड अगर यहाँ पे भी फुल मैच होता है ना, प्रॉपर मैच जिसको आप बोलते हो, जो कि आखिरी बॉल तक जाए और प्रेजेंटेशन का भी टाइम आप मिला लो, तो ये मैच भी आप समझें 12:30-1 बजे तक ही जाके एंड हो रहा होगा इन रावलपिंडी। एनीवेज, जो मैं समझता हूं कि इन जैसी कंडीशंस में जब इतनी गर्मी पड़ती है तो बहुत सारी टीमें फिर टॉस जीत के बैटिंग करने की तरफ ऑटोमेटिकली चली जाती हैं। वो चाहती हैं कि यार हम लोग थोड़ा सेकंड टाइम पे फील्डिंग करें जब थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो। बट अगर आप 4 बजे स्टार्ट कर रहे हो तो पहले 2 घंटे तो आपको शायद 1.5 घंटा प्रोबेबली शायद गर्मी लगे, क्योंकि सूरज 5 बजे के बाद जो है वो तो नीचे जाना शुरू हो जाता है। लेकिन स्टिल ऑस्ट्रेलियंस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस वेदर के अंदर सर्वाइव करना। सर्वाइव तो खैर कर ही रहे हैं, मतलब खेलना उस तरीके से पूरी एफर्ट डालना। सो प्रोबेबली जो भी टॉस जीतेगा, अगर ऑस्ट्रेलिया जीतता है तो मेरे ख्याल से तो डेफिनेटली दे विल बी बैटिंग फर्स्ट। एंड आपको पता है रावलपिंडी का विकेट फॉर बैटिंग बड़ा साजगार रहता है। जिस तरीके से इस विकेट को बनाया जाता है, ये पाकिस्तान का जो भी मैच आप यहाँ पे उठा के देख लें, भले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी वाले मैच उठा के देख लें, यहाँ पे आपको अच्छी बैटिंग कंडीशंस एंड उसके साथ साथ बेहतरीन फास्ट बॉलिंग सपोर्टिव कंडीशंस भी आपको दिखती हैं, मिलती हैं। सो पाकिस्तान की प्रेपरेशन के लिए, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका के अंदर खेलना है, वहां की विकेट्स, वहां की कंडीशन कमोबेश सिमिलर रहती हैं। फास्ट बॉलिंग को असिस्टेंस मिलती है, अच्छा विकेट हो, धूप निकली भी हो तो वहां पे बैट्समैन के लिए भी फायदा होता है। सो पाकिस्तान को ये सारी चीजें दिमाग में रखते हुए पिच को क्यूरेट करना चाहिए, भले वो पिंडी के अंदर हो, भले वो लाहौर के अंदर हो। आपको विकेट यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट भी नहीं चाहिए और ऐसा भी विकेट ना चाहिए कि बैट्समैन बिल्कुल भी बैटिंग ना कर पाए। इट मस्ट बी अ बैलेंस्ड विकेट जो कि आपको वर्ल्ड कप प्रिपरेशन के लिए अभी से ही तैयार करना शुरू कर दे। एंड अब मैं एक चीज, जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात की थी, क्लैरिटी नजर आनी चाहिए इन द डिसीजंस। क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए कि भाई मेरा फर्स्ट ऑप्शन कौन है, मेरा बैकअप कौन है, ये चीजें मुझे मालूम होनी चाहिए। भले वो मेरी फास्ट बॉलिंग हो, भले वो मेरे ओपनर्स हो, भले वो मेरा मिडिल ऑर्डर हो, इन तीनों चीजों में आपको पता होना चाहिए कि मेरा गो टू ऑप्शन कौन है एंड देन मेरा बैकअप ऑप्शन कौन है। रिजवान को आपने ड्रॉप किया है, माइक हेसन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी तकरीबन चांद रात के दिन, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे उस दिन उन्होंने वाजे किया कि हम लोग अभी डिफरेंट ऑप्शंस को देखना चाह रहे हैं। रिजवान की कैप्टनसी से रिलेटेड भी सवाल हुआ, उनका कहना यह था कि मैं जो पहली सीरीज करने आया था फॉर पाकिस्तान वो वेस्ट इंडीज वाली सीरीज थी इन ओडीआई, एंड वहां पर रिजवान की कैप्टनसी अच्छी नहीं दिखी, हमें लग रहा था कि चेंज करना है, दैट इज व्हाई वी हैव चेंज्ड द कैप्टन। बट वो तो खैर बात की बातें हो गई, कप्तानी नहीं। अभी जो असल एक मुद्दा है वो है स्पॉट का, क्या रिजवान रिटेन करेगा स्पॉट या नहीं करेगा। बट एक मसला हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया कि मोहम्मद रिजवान का
स्कोरिंग का इशू नहीं है, रन तो वो करते हैं डेफिनेटली, वो आपको हर दूसरे तीसरे मैच में 50 रन 40 रन इस तरीके से करके देते हैं। असल इशू उनके स्कोरिंग रेट का है, जिसको आप लोग स्ट्राइक रेट बोलते हैं, उसका बहुत बड़ा इशू है। आप पिछली 2 सीरीज उठा के देख लें, वेस्ट इंडीज के अंदर में आपको 2 मैचेस उन्होंने लंबी बैटिंग की, एक में तो पहली बॉल पे लीव करते हुए अपने अंदाज में आउट हो गए थे, जेडन सील्स की बॉल पे जरा सी बॉल इधर उधर हुई, वो तो खैर आपको मशहूर जुमला पता है। एनीवेज, अगर हम लोग 2 सीरीज की लास्ट बात करें ना, भले वो एक बांग्लादेश एक वेस्ट इंडीज के अंदर उन्होंने मेरे ख्याल से सेकंड ओडीआई में 38 गेंदों पे 16 रन किए थे, और इसी तरीके से कमोबेश उन्होंने पहले ओडीआई के अंदर भी किए थे। पहले ओडीआई में उन्होंने 40 के करीब किए थे, एंड वो रन भी कुछ उनके 70-75 बॉलों के ऊपर आए थे। और अगर आप पिछले 1.5 साल की क्रिकेट उठा के देखें तो मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट 70 है। मतलब ये स्ट्राइक रेट 1990 वाले प्लेयर्स का होता था 70-72। जावेद मियादाद का अगर मैं रिकॉर्ड निकाल के देखूं तो शायद उनका इतना स्ट्राइक रेट हो, इंजामुल हक का शायद 75-76-78 का स्ट्राइक रेट हो। लेकिन इस दौर में जहां पे आपके पास बैटर्स स्ट्राइकिंग एट वेल ओवर 100 और इन 90s एटलीस्ट वो कर रहे होते हैं, 90s करने के लिए आपको बड़े छक्के नहीं मारने पड़ते, एक चीज करनी होती है, वो होती है रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक, जो कि बहुत बड़ा फुकदान है मोहम्मद रिजवान की बैटिंग के अंदर। वो जब भी उनके अराउंड विकेट्स गिरती हैं वो बिल्कुल डेड हो जाता है, और वो अपने लिए भी मुश्किल करता है, एंड जो उसके साथ खेल रहा होता है उसके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल कर देता है वो डॉट 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 करके। सो पाकिस्तान एक मूविंग फॉरवर्ड एक ऑप्शन जरूर सर्च करना चाहेगा, एक ऑप्शन जो कि आपको मिडिल ऑर्डर के अंदर बना बनाया है आपके पास, अगर आप उसके ऊपर फोकस करें, वो है हसन नवाज। आप अगर उनको चांस दें तो उनको आप नंबर 4 के ऊपर मौका दे सकते हैं, ट्राई आउट कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास अब तकरीबन 10 से 15 ओडीआई, मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि हमारे एफटीपी में भी हमें 6, 7, 8 ओडीआई मिल जाएंगे टिल द 2027 वर्ल्ड कप। सो अगर हमें 15 से 16 ओडीआई 17 ओडीआई मिलते हैं, सो वी विल हैव इनफ प्रिपरेशन टाइम, हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं फॉर डिफरेंट प्लेयर्स। सो एक तो ये सीरीज हो गई, यहाँ पे आपने हसन को रखा नहीं, लेकिन आपको रखना जरूर चाहिए था उन्हें नंबर 4 के ऊपर। वो कैसा खेल रहा है, कैसा परफॉर्म कर सकता है, इस चीज को देखना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तो नहीं है। बट नेक्स्ट सीरीज जो भी आती है, जहां पे भी आती है, हसन नवाज को इंक्लूड करना आपके लिए लाजमी है, ताकि आपका मिडिल ऑर्डर स्ट्रेंथन हो पाए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पिछले 5 सालों के अंदर जितने भी गेम्स हारा है वो अपने मिडिल ऑर्डर की वजह से हारा है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर ने चिप इन नहीं किया है। एंड अगर आपको मिडिल ऑर्डर परफेक्ट करना है तो उसके लिए आपको मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट चाहिए, आपको मेक एंड शिफ्ट प्लेयर्स नहीं चाहिए। सलमान अली आगा एक मिडिल ऑर्डर का स्पेशलिस्ट प्लेयर है, तभी आप देखें उसकी परफॉर्मेंसेज है वहां पे। हसन नवाज इसी तरीके से उसने अपने आप को ग्रूम किया है, वो मिडिल ऑर्डर का स्पेशलिस्ट प्लेयर बना है, तो ही मस्ट बी इन आवर टीम। और इसी तरीके से मजीद आप ऑप्शन एक्सप्लोर करें, जैसे ये रोहिल नजीर है, गाजी गौरी है, ये लोग डोमेस्टिक के अंदर भी मिडिल ऑर्डर के अंदर बैटिंग करते हैं। सो आप इनको दें, मौका दें नंबर के ऊपर, और इंशाल्लाह ये लोग परफॉर्म करके आपको देंगे। अगर ये लोग परफॉर्म करते हैं तो पाकिस्तान का काफी सारा हेडेक भी दूर हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं ग्राउंड के ऊपर, सो पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि एक बहुत अच्छी बैटिंग स्ट्रिप्स होती हैं यहाँ पे, और 276 का यहाँ पे एवरेज फर्स्ट इनिंग्स टोटल है। ये मैं बात कर रहा हूं 2020 से, जब रावलपिंडी के अंदर ओडीआई क्रिकेट रिटर्न हुई है उसके बाद से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, जहां पे ये मैचेस खेले गए हैं रावलपिंडी में। तो इसमें 274 एक एवरेज फर्स्ट इनिंग्स टोटल रहा है। टीमों ने जितने भी यहाँ पे मैचेस खेले हैं, यहाँ पे 9 मैचेस इन टोटल 2020 से हुए हैं, जिसमें से 6 गेम्स उस टीम ने जीते हैं जो कि बैटिंग सेकंड यानी चेजिंग टीम ने जीते हैं। 3 गेम्स स्कोर सेट करने वाली टीम ने जीते हैं, यानी बैटिंग सेकंड को ये चीज फेवर करती है। बट अभी का जो मौसम है इसमें ये चीजें न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, बिकॉज ड्यू का फैक्टर अब 0% होता है। इन जैसे मौसमों में ड्यू वगैरह कुछ ऐसी चीज होती नहीं है, और शाम के टाइम पे गर्मी का एक फैक्टर अलग होता है। सो जो भी टॉस जीतेगा मेरे ख्याल से तो वो पहले बैटिंग को ही प्रेफर करेगा। इसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे बैटर्स एंड बॉलर्स के रिकॉर्ड बता दूं, तो यहाँ पे हाईएस्ट रन गेटर सिंस 2020 इज बाबर आजम, जिन्होंने अपनी 8 इनिंग्स के अंदर 500 रन किए हुए हैं विद अ फैंटास्टिक एवरेज ऑफ 83, जिसमें 2 सेंचुरीज भी शामिल है, 2 हाफ सेंचुरीज भी शामिल हैं। सो बाबर आजम येट अगेन एज ऑलवेज पिविटल रोल अदा करेंगे फॉर पाकिस्तान। इसके अलावा फखर जमान का आपको नाम दिख जाता है, अगेन विद 2 सेंचुरीज। डैरल मिचेल हैज एंजॉयड रावलपिंडी अ लॉट, 2 गेम्स खेले हैं, दोनों मैचेस में ही सेंचुरीज हैं डैरल मिचेल की। सो ये कुछ बैटिंग के स्टैट्स है फ्रॉम दी रावलपिंडी स्टेडियम। इसके अलावा अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो यहाँ पे बॉलिंग में आपको एक नाम दिखता है, वो है हारिस रऊफ, एंड ही इज बाय फार द मोस्ट विकेट टेकर ऑफ दिस वेन्यू, क्योंकि 7 मैचेस के अंदर 16 आउट हैं हारिस रऊफ के इधर। दूसरे नंबर पे शाहीन आते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 8 आउट हैं, यानी
आधो आध का फर्क है दोनों के आउट के दरमियान। एंड हारिस रऊफ ने यहाँ पे अच्छी बॉलिंग की, जैसे मैंने पहले बताया ये विकेट जो है ये इंड्यूसिव है फॉर दी फास्ट बॉलर्स, ये सपोर्ट करती हैं फास्ट बॉलर्स को। सो हारिस रऊफ जैसा बंदा है जिसके पास पेस है, जो कि पिच पे बॉल जोर से मारता है, उसके लिए हमेशा असिस्टेंस मिलती है फ्रॉम दी रावलपिंडी ट्रैक। सो कल अब जो ये कंडीशंस हैं इनको देखते हुए आई एम 100% श्योर कि आप यहाँ पे एटलीस्ट 3 फास्ट बॉलर्स खिलाएं। अब वो 3 फास्ट बॉलर्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है वो देखने वाला होगा। क्या आप तीसरा फास्ट बॉलर अहमद दानियाल को कंसीडर करेंगे, या आप पक्के 3 खिलाएंगे टू गो विद सुफियान एज वेल एज अराफात और शादाब, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे आखिरी ओडीआई गेम्स कब हुए थे, तो अभी जो श्रीलंका वाली सीरीज हमने बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले खेली थी ओडीआई की, वो यहाँ पे पूरी हुई थी रावलपिंडी के अंदर। ऑब्वियसली आपको पता है पार्लियामेंट अटैक हुआ था इस्लामाबाद के अंदर, जिसके बाद श्रीलंका जा रहा था, मोहसिन नकवी ने बड़ी मुश्किलों से उन्हें रोका, श्रीलंका ने कोऑपरेट किया एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो सारे गेम्स रावलपिंडी के अंदर शिफ्ट करवा दिए थे। सो वही आखिरी सीरीज यहाँ पे हुई है। पाकिस्तान ने कंफर्टेबली श्रीलंका को 3-0 हराया था। बाबर आजम ने सेंचुरी भी की थी, एक तरीके से कमबैक हुआ था बाबर आजम का। तकरीबन उन्होंने कुछ 80-81 इनिंग्स के बाद कोई सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब हुए थे। सो मैं उम्मीद करूंगा कि वो उसी फॉर्म को कंटिन्यू करे जो कि उसने वहां पे छोड़ी थी। बाबर आजम का इन्फॉर्म होना इट रियली इम्पैक्ट्स पाकिस्तान टीम। जब भी बाबर फॉर्म में होता है पाकिस्तान टीम के ऊपर बहुत बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड भी डिस्कस किया था, लेकिन अब उसमें एक मजीद चेंज आ चुका है। वो ये है कि उनके कैप्टन मिचेल मार्श हैज बीन रूल्ड आउट ऑफ द टूर। उनकी जगह किसी और प्लेयर ने उनको रिप्लेस किया है। सो इट मींस ऑस्ट्रेलिया का जो अब कैप्टन होगा, न्यू कैप्टन फॉर दिस सीरीज, वो जॉश इंग्लिश होंगे। जॉश इंग्लिश विल लीड ऑस्ट्रेलिया फॉर दिस टूर ऑफ पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया की रिलेटिवली एक इनएक्सपीरियंस साइड है बैटिंग के अंदर भी एंड बॉलिंग के अंदर भी, जिसमें आपको 3 से 4 नाम प्रोमिनेंट दिखेंगे। इसके अलावा सारे के सारे वो नाम हैं जो कि तकरीबन अपने डेब्यू भी कर रहे होंगे या अपने इनिशियल फेजेस ऑफ द करियर के अंदर होंगे। सो कल पाकिस्तान, मैं उम्मीद करूंगा कि अराफात मिन्हाज के साथ जाए नंबर 1। मैं उम्मीद करूंगा कि सुफियान मुकीम मुझे खेलता हुआ दिखे, ताकि एटलीस्ट वी नो कि यार ये लड़के जो हैं ये बिल्कुल तैयार हैं फॉर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। सो हमें इनके ऊपर अब फोकस करना चाहिए, इन्हीं को खिलाना चाहिए रादर देन वी येट अगेन लीन टूवर्ड शादाब और एनी अदर प्लेयर। अराफात का खेलना लाजमी बनता है, अहमद दानियाल को भी आपको खिलाना चाहिए। एंड यही 2 आपके पास चीजें हो सकती हैं। अगर मैं एक अपनी 11 बनाना चाहूं तो वो फरहान, मास सदाकत टू ओपन, बाबर आजम टू फॉलो, उसके बाद नंबर 4 गाजी गौरी, नंबर 5 मेरे पास सलमान अली आगा आ जाएंगे, नंबर 6 के ऊपर अब्दुल समद आ जाएंगे, नंबर 7 अराफात मिन्हाज, नंबर 8 अहमद दानियाल आ जाएंगे। अहमद दानियाल आप इनको हल्के में ना लें, ही इज अ प्रॉपर बॉलर, वो अच्छी बॉलिंग करता है। ही इज अ बॉलर जो अभी इस वक्त नसीम शाह जैसे बॉलर को टक्कर दे सकता है, क्योंकि नसीम की आपने परफॉर्मेंसेस देखी हुई है, फिटनेस देखी हुई है। अहमद दानियाल इक्वली गुड बॉलर है, ऐसा नहीं समझे कि ऑलराउंडर है तो इसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है बॉलिंग की। ये पूरा बॉलर है, पक्का बॉलर है एंड इज अ गुड गाय, हमने देखा हुआ भी है। सो इन जैसे लड़कों को चांस देना बनता है। फिर ये आपके नंबर 8 तक हो गए, फिर शाहीन अफरीदी कैप्टन, ऑब्वियसली हारिस रऊफ, ये आपके 10 हो गए एंड देन 11 सुफियान मुकीम होना चाहिए। दैट विल बी अ वेरी वेल राउंडेड 11। अगर आपको पिच पे थोड़ा सा घास दिखे, आपने पिच बनाई है इस तरीके से, तो सुफियान की जगह एक और एक्स्ट्रा सीमर हम लोग ऐड कर सकते हैं, जो कि इन पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल हमें जरूरत पड़ेगी। सो उम्मीद है कल पाकिस्तान अच्छा खेल खेले एंड इस सीरीज से एटलीस्ट हमें अपनी डायरेक्शन की क्लियरिटी मिले कि भाई अब पाकिस्तान करना क्या चाह रहा है, किस प्लेयर को लॉन्गर टर्म में हम लोग देख सकते हैं एंड किस प्लेयर को हम लोग एज अ बैकअप ऑप्शन देख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं। ये सारी चीजें इस सीरीज से क्लियर हो जानी चाहिए। सो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है बिफोर हेडिंग इनटू द वर्ल्ड कप स्टेजेस। आहिस्ता आहिस्ता करके वो तो खैर हमारे सामने कहानी साफ होती चली जाएगी। सो मिलते हैं आपसे कल वाले मैच के बाद, और जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।